नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने ज्योग्राफी के 50 एक से बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं। ऐसे मसालेदार क्वेश्चन हैं जिनको देख करके आपको आनंद आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन से हमारा सामना होता है। प्रश्न नंबर 1 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ भूगोल आप इसको बोल सकते हैं। किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी हेरोडोट्स, ऑप्शन सी हिप्पारकस, ऑप्शन डी हिकैटियस। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हिकैटियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी हिकैटियस, ऑप्शन सी हिप्पारकस, ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। वही वाले 4 ऑप्शंस आपके सामने फिर से आ गए और इन 4 ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वो होगा इरेटोस्थनीज। इन्होंने भूगोल के लिए सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का यूज़ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल, अभी तक मैंने भूगोल पढ़ा था। मानव भूगोल ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ऑप्शन ए कार्ल रिटर, ऑप्शन बी जीन ब्रून्स, ऑप्शन सी हम्बोल्ट, ऑप्शन डी हिप्पारकस। 4 ऑप्शन आपके सामने, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल रिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन ए हैटनर, ऑप्शन बी जीन ब्रून्स, ऑप्शन सी एच बैरोज, ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो सही आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एच बैरोज। ये मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं भूगोल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए पेस्टल, ऑप्शन बी डेविस, ऑप्शन सी पैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सबसे पहला वाला आंसर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, पेस्टल। पेस्टल जो है भू आकृतिक विज्ञान के जन्मदाता हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं, एक से बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको देख करके आनंद आने वाला है और आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको वीडियो। बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए वारेनियस, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वारेनियस। वारेनियस इसका राइट आंसर है। वारेनियस ने ही भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए कॉपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से सुनिएगा। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस। ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ये तो आपको आंसर पता ही होगा, मैं इसमें समय ना खराब करते हुए सीधे आपको आंसर दूंगा। आपको पता है, ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, प्लेनेट। इसमें अपनी पृथ्वी भी शामिल है। भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा? भूलोक भूतल का अध्ययन है, वारेनियस ने कहा, टेलर ने कहा, कांट ने कहा, कार्ल रिटर ने कहा। तो यहाँ पर 9 का सी आंसर आपका राइट होगा। कांट ने कहा कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? कांट ने कहा था। ये भूलोक नहीं होगा, ये भूगोल होगा। ये यहाँ पे ना थोड़ा सा गलती हुई है लिखने में, इसको भूगोल कहेंगे, भूलोक नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। ये भी कुछ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है और सीधा सीधा जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्रह हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पुच्छल तारा, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी उपग्रह, ऑप्शन डी ये सभी। 11वें नंबर का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा, पहले आप ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पर तो सूर्य की चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर लिखा है ग्रह है, और ग्रहों के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है? उपग्रह करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? यहाँ पे नॉर्वे की बात हो रही है, यहाँ पे अर्धरात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है, यानी कि आधी रात होती है तो वहाँ पे सूर्य चमकता है। और ये कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 जुलाई, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। समझ रहे ना बात के लिए? क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है सौर मंडल की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं और मैं इसका सीधे सीधे आपको आंसर देना चाहूँगा, कॉपरनिकस इसका सीधा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। मैंने यहाँ पे आपके ऑप्शंस में समय खराब नहीं होने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 15वें नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता यहाँ पर सूर्य को ही कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? सूर्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए पेरिजी, बी अपसौर, सी उपसौर, डी अपोजी। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 16 का बी अपसौर। अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी जो ग्रह की होती है वो अपसौर कहलाती है। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 97, 81, 95 या 89? 97, 81, 95, 89। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इन 4 में से कौन सा सही है? तो वो आपका होगा 89। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पार्थिव ग्रहों की संख्या पूछी है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 4। ठीक है, पार्थिव ग्रह कितने हैं? 4 हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ऑप्शन ए उल्का, ऑप्शन बी अभिनव तारा, ऑप्शन सी धूमकेतु, ऑप्शन डी ये सभी। तो 20वें नंबर का प्रश्न है और इसका जो एक बेहतरीन आंसर है वो बेहतरीन आपका आंसर है अभिनव तारा। अभिनव तारा आपका ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है। ठीक है, विस्फोटी तारा है अभिनव तारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। ऑप्शन आपको ज़्यादा बताने जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा आंसर आपका बैठ रहा है ऑप्शन नंबर सी सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 3 से 8, ऑप्शन बी 8 से 3, ऑप्शन सी 7 से 4, ऑप्शन डी 9 से 3। 4 ऑप्शन आपके सामने है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 8, 3। ठीक है, ये 8 मिनट 3 सेकंड लगभग का ही समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर प्लूटो है, बुध है, वरुण है, बृहस्पति है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, देखिए, बुध, प्लूटो, वरुण और बृहस्पति। यहाँ पर ध्यान रखना, पूछा क्या आपसे? पूछा है कौन सा सबसे दूर ग्रह है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वरुण। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं प्लूटो की बात करूं तो प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में आता है,
जो अब इन 9 ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो गया है और 52 ग्रह की श्रेणी में चला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध, प्लूटो, बृहस्पति, शुक्र। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो आप बहुत ही कम देखते होंगे। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बुध। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। चंद्रमा कितनी कलाएं होती हैं? चंद्रमा में होती हैं 16 कलाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 88 डेज, ऑप्शन सी 75 डेज, ऑप्शन डी 87 डेज। 4 ऑप्शन आपके सामने है और जो सही आंसर इसका होगा वो होगा 88 दिन, यानी कि 88 डेज। बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पृथ्वी की तो कितना? 365। समझ रहे हैं बात के लिए? चलिए 27वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, ए मंगल, बी शनि, सी शुक्र, डी बुध। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 27वें नंबर का प्रश्न है और जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बुध। बुध जो है अत्यधिक तीव्र ग्रह है क्योंकि सूर्य के सबसे निकट है और जल्दी परिक्रमा कर लेता है। जितना परिधि हमारी बड़ी होगी, जितना दूरी अधिक होगी, उतना ही उसमें समय ज़्यादा लगेगा। बुध सूर्य के सबसे करीब में, इसीलिए सबसे कम समय में, कम दिनों में सूर्य का एक चक्कर कर लेता है। 28वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बहुत ही सिंपल है, 4 ऑप्शन आपके सामने और सीधा सा आंसर जो इसका है वो है शुक्र। मैं इसमें 4 ऑप्शन नहीं गिराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है। ऐसे 2 ग्रह बताइए जिनका अपना उपग्रह नहीं है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, ऑप्शन ए पृथ्वी और शनि, ऑप्शन बी शुक्र और बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति और बुध, ऑप्शन डी मंगल और शनि। 4 ऑप्शन आपके सामने है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 29 का बी। ये है आपका शुक्र और बुध, इनके पास अपना उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है आपसे, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी चंद्रमा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? चंद्रमा की, पृथ्वी की, शुक्र की, मंगल की। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यूरोप के वासियों के बारे में पूछा गया है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सीधे 31 का सी शुक्र की। शुक्र की पूजा वो लोग देवी के रूप में करते हैं, यूरोप के लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अप्रैल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी। ठीक है, जनवरी जो है पृथ्वी की अपसौर स्थिति होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके सामने अभी आया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ए स्वेस, बी डेली, सी होम्स और डी इनमें से कोई नहीं। 33वें नंबर का प्रश्न है और आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए स्वेस ने सियाल शब्द का प्रयोग किया। कुछ 34 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में लोहा और निकेल की प्रधानता है? ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी निफे, ऑप्शन सी सियाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर निकेल और लोहा 2 शब्द आपके सामने दिए हैं और यही दोनों मिलकर के एक नाम बनता है और वो नाम आपका है निफे, निकेल और लोहा। ये देखिए निकेल, आप निकेल से निफे कर लें, नी। ठीक है, बाकी तो फिर तो आपके 3 ऑप्शन गलत हो ही गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वें नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए निफे, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी सियाल, ऑप्शन डी ये सभी। 35वें नंबर का प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सीमा। सीमा जो है इसमें बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है।
आपके सामने क्वेश्चन है नंबर 36। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए प्लेट विवर्तनिकी, ऑप्शन बी अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन डी भूकंप विज्ञान। 36वें नंबर का प्रश्न है और 4 ऑप्शन आपके सामने है। और जो इसका यहाँ पे चूंकि आपके सामने पूछा है ना जो है महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, तो वो है आपका भूकंप विज्ञान। ठीक है, भूकंप विज्ञान जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का सोर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? मेटल में पाया जाता है। 37 नंबर का प्रश्न है। 40%, 45%, 68%, 90%। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 68%। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ऑप्शन ए 110 किलोमीटर, ऑप्शन बी 155 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 100 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लीजिए। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर की गहराई तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसके भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर? लौह, क्रोमियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम। इन 4 में से आपका एक आंसर है और वो आंसर है आपका सी एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 30.1%, ऑप्शन बी 28.4%, ऑप्शन सी 29.2%, ऑप्शन डी 38.7%। तो 4 ऑप्शन आपके सामने और जिसका सही आंसर होगा वो होगा 29.2%। समझना बात के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित से किस एक से बना है? जो बिल्कुल बीच का यानी कि क्रोड वाला एरिया जो है, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर वाला जो एरिया है वो पूछ रहा है किस धातु से बना है, किससे बना हुआ है? ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लौह से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, निफे, सीमा, सियाल और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सीमा। क्या है? सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। अक्षांश बताने हैं कुल कितने हैं और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और मैं इन ऑप्शंस पे समय ना खर्च करते हुए सीधे ही आपको बता दूं 180। कितने हैं? 180। भाई 90 आपके सामने से दिखते हैं आपको अक्षांश, तो 90 उसके पीछे भी होंगे ना। ठीक है, जैसे आपका ये पृथ्वी है, यहाँ पे सॉरी मैं लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ। ये पृथ्वी है और इस पर अक्षांश बने हुए हैं। तो ये जो सामने जो आपके दिख रहे हैं 90 हैं, तो 90 पीछे की तरफ पे होंगे, यानी कि उस तरफ भी जो पीछे की तरफ का हिस्सा उस तरफ भी 90 होंगे। कितने होगा भाई? 180 होगा कि नहीं होगा? 180, यानी कि ऊपर से नीचे तक 180 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देशांतरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछ रहा है, देशांतरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 90। जिस तरीके से हमने अक्षांशों की संख्या बताई थी और उसी तरीके से हम देशांतरों की संख्या भी आपको सीधे बता देते हैं। इसमें ऑप्शन ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका होगा 360। ठीक है, कितने हो गए? 360। देशांतरों की संख्या कितनी है? फिर से सुन लीजिए, देशांतरों की संख्या है 360, 180 फ्रंट और 180 बैक साइड। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सिंगापुर, बी मनीला, सी जकार्ता, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए जायरे, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ये सभी। इनमें से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपके सामने जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जायरे। जायरे से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? मानक रेखा जो होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी 90। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो इसका सही आंसर होगा बिना किसी देर किए हुए मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच ये मानक समय होता है। ग्रीनविच जो एरिया है यहाँ से इंटरनेशनल टाइम जारी किया जाता है, ये मानक समय है। ठीक है, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी भारत। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यूके। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन ए 7 मिनट, ऑप्शन बी 0 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 1 मिनट। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा 4 मिनट। ठीक है, अब आप समझिएगा सूर्य की क्या लिखा हुआ है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के बीच समय के बीच क्या अंतर है? तो आप ऐसा समझिए कि सूर्य जो है ना वो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पहुंचने में 4 मिनट का समय लगाता है। कितना? 4 मिनट का समय। समझ रहे ना बात के लिए? आज की क्लास का, आज की वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1896, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1884 यानी 1955, 1896, 1997, 1884। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो सही आंसर होगा, फिर से मैं क्वेश्चन बता देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो ये आपका 1884 यानी 1884 में किया गया। और इसी के साथ हमारी वीडियो का आज समापन होता है। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि बहुत लोगों को बेनिफिट हो सके। इस वीडियो के माध्यम से एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला थी और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो आपके हमारे वीडियो जब भी आपके आते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँच जाते हैं, जिससे कि आप समय पर वीडियो देख पाते हैं। चलिए आज हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।